अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये बॉटनी लेक्चरर और एसएस बॉटनी के लिए एक प्रिपरेटरी क्लासेस का जो एक सेशन है मैंने शुरू किया हुआ है। तो कल भी मैंने अपनी पहली वीडियो रखी हुई थी, आज मैं दूसरी वीडियो रख रहा हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं टाइम की कमी की वजह से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले मैं उसकी जो है वो सीरीज़ शुरू करूँगा। और उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्चर हैं, यानी कि मुझे समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, उन पे मैं एक अलग अलग जो है वो लेक्चर रखा करूँगा, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चन का जो ये सेशन है, जो ये मेरा पहला आज इस पे लेक्चर है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है गिंगो बायलोबा। अगर आप गिंगो बायलोबा को देखें तो ये सवाल हर जगह पे आ जाता है, गिंगो बायलोबा। अगर इसको हम देखें तो ये गिंगो जो लफ्ज़ है वो चाइनीज़ और जापानीज़ से लिया गया है। और बायलोबा को अगर देखें तो बाय मीन्स टू और लोबा यानी कि मतलब लोब्स। तो इसको बायलोबा इसलिए क्या कहा जाता है कि क्योंकि इनका जो अगर आप लीफ देखेंगे तो वो उनके आपको दो लोब्स नज़र आएंगे, यानी कि टू लोब्स जो उसके अंदर मौजूद होंगे, तो उसकी वजह से उसको हम क्या कहते हैं, बायलोबा। और दूसरा अगर आप देखें इसको गिंगो बायलोबा को, तो गिंगो बायलोबा को यानी कि कहा जाता है लिविंग फॉसिल, यानी कि ये इसको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल। और ये खुद इसका एक एमसीक्यूज़ होता है, इसकी वजह से गिंगो बायलोबा को पहचाना जाता है। अब हम इसको लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं, लिविंग फॉसिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गिंगो फाइसी जो फैमिली है, उसी फैमिली का ओनली ये एक ही है जो क्या है, सर्वाइविंग है। तो यानी कि एक ही है उसका जो सर्वाइविंग है, उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। यानी कि दूसरा कोई इसका स्पेशी या प्लांट जो है वो है ही नहीं, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल। दूसरा जो इसके बारे में बात की जाती है, इसको कहा जाता है मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री यानी कि मेडन हेयर ट्री, सबसे पहले हम इसको इस वजह से कहते हैं कि मेडन हेयर ट्री, कि इसकी जो शक्ल होती है वो मिलती है मेडन हेयर फर्न, जो एक ओल्डेस्ट प्लांट था उससे इसकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती थी, इसलिए हम इसको मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। और दूसरा जो इसकी जो स्टेम होती है वो सिल्की होने की वजह से, सिल्की स्टेम होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेडन हेयर फर्न, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, वो है कि जूडियोगेमी। अगर आप जूडियोगेमी को देखें तो ये लफ्ज़ जो बताता है कि यानी कि ये वो कंडीशन होती है जिसमें जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, या फ्लैजिलेटेड जिसको हम गैमेट्स ही कहें, वो पानी के अंदर स्विम कर यानी कि अपनी जो एग है वहाँ तक जब पहुँचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जूडियोगेमी। और ये जो मोस्टली कंडीशन पाई जाती है वो पाई जाती है एल्गी के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं कि इन विच मेल गैमेट्स, ये कंडीशन वो है इन विच मेल गैमेट्स, यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो यानी कि मूव करके यानी कि कहाँ चले जाते हैं, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स मूव टूवर्ड्स द एग विथ द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। तो ये जो मोस्टली कंडीशन होती है कहाँ पे पाई जाती है, एल्गी के अंदर। वो जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, लोअर प्लांट्स, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है, एल्गी या ब्रायोफाइट्स, तो उसके अंदर ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स की मदद से ये यानी कि चली जाती है, जो मेल स्पर्म होते हैं वो मूव करके यानी कि फीमेल की तरफ चली जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जूडियोगेमी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा यानी कि तीसरा जो टर्म है, या जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है साइफोनोगेमी। अगर आप साइफोनोगेमी को देखें तो ये भी जूडियोगेमी से एक मिलता जुलता ही एक टर्म है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है। तो साइफोनोगेमी जो होती है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल गैमेट्स एक की तरफ तो जाते हैं, पर वो किसी प्रोटेक्टेड या किसी पोलन ट्यूब के थ्रू वहाँ तक पहुँचते हैं, डायरेक्ट यानी कि इन द फॉर्म ऑफ यानी कि फ्लैजिलेटेड स्पर्म की सूरत में वो नहीं जाते। तो ये थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ यानी कि क्या है,
ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट से। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन इन प्लांट्स, कंडीशन इन प्लांट्स इन विच, तो इसमें क्या होता है, इन विच मेल गैमेट्स यानी कि क्या होते हैं, आर ट्रांसफर्ड टू द एग with the help of पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब की मदद से जब ये वहाँ तक जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी कहा जाता है। और ये जो है किसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म जो होते हैं वो मूव करके फीमेल की तरफ चले जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, साइफोनोगेमी। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास जो चौथा जो यानी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहा जाता है सब्सिडायरी सेल्स। अब ये सब्सिडायरी सेल्स मैंने 2-3 मरतबा जो दूसरी टेस्ट में अपीयर हुआ हूँ, तो ये यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। और IBA की अगर आप टेस्ट देखें तो उसमें भी ये सब्सिडायरी सेल्स दिया जाता है। अब ये होते क्या होते हैं, ये वो सेल होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं एपिडर्मल सेल से और गार्ड सेल से, और ये मोस्टली पाए जाते हैं सराउंडिंग द गार्ड सेल्स। यानी कि सब्सिडायरी सेल्स कहा ही उसी सेल को जाता है जो गार्ड सेल के जो इर्द गिर्द हों, तो उसको क्या कहा जाता है, सब्सिडायरी सेल्स फाउंड अराउंड द गार्ड सेल्स कॉल्ड सब्सिडायरी सेल्स। और ये जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफ़र करते हैं। यानी कि जो गार्ड सेल अगर हम देखें ना, ये हमारे पास हैं, यानी कि ये गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल के जो इर्द गिर्द जो दूसरे सेल होते हैं, तो उन सेल को क्या कहा जाता है, सब्सिडायरी सेल्स। जो मॉर्फोलॉजिकली भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको कहा जाता है सब्सिडायरी सेल्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो हमारे पास स्टोमेटा जो फंक्शनली जो यानी कि स्टोमेटा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक यानी कि फोटो एक्टिव स्टोमेटा, दूसरा होता है स्कोटो एक्टिव। स्कोटो लफ्ज़ की माना है डार्क, ठीक है, और एक्टिव तो हो गए एक्टिव। और स्टोमेटा का हमें पता है क्या काम होता है कि भाई जो गैसेस एक्सचेंज करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वो यानी कि स्टोमेटा होते हैं जो रात के टाइम में क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। टाइप ऑफ स्टोमेटा विच बिकम एक्टिव, टाइप ऑफ स्टोमेटा विच बिकम एक्टिव एट नाइट टाइम। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स में। अब ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है, दिन यानी कि गर्म होने की वजह से, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये दिन के टाइम में जो अपने स्टोमेटा होते हैं वो उसको क्लोज़ करते हैं कि जैसे पानी जो है वो कंजर्व किया जाए। उसके बाद ये क्या करते हैं, रात के टाइम में इस स्टोमेटा को ओपन करते हैं, जैसे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाए। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी गैसेज एक्सचेंज भी करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज की फार्मेशन का वो भी करते हैं। तो ये वो स्टोमेटा होते हैं जो यानी कि ज़ीरोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं और रात के टाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसको कहा जाता है स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। उसके बाद हमारे पास एक जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी कि जिम्नोस्पर्म्स। वैसे तो जिम्नोस्पर्म्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को कल ही हमने डिस्कस किया था कि नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड, यानी कि ये वो होते हैं जिसके पास जो सीड होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, यानी कि किसी भी ओवरी के अंदर यानी कि सराउंड नहीं करते या मौजूद नहीं होते। हमने जो यानी कि 2019 वाली जो लेक्चरशिप की जो टेस्ट दी थी उसमें ये जिम्नोस्पर्म था, उनसे थोड़ी गलती हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिसके अंदर यानी कि ओवरी क्या होती है यानी कि प्रेजेंट होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर तो एब्सेंट होती है। तो जिम्नोस्पर्म को हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे थे, तो जिम्नोस्पर्म के बहुत सारे सवाल होते हैं। एक तो इसके अंदर वो जो मतलब पॉलिनेशन होती है वो ओनली एनेमोफिली होती है, यानी कि ड्यू टू विंड होती है, इसके अंदर और कोई नहीं होती मोस्टली। तो ये विंड की वजह से इनके अंदर क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। एक तो ये खुद एक सवाल है।
जिसको हम कहते हैं एनीमोफिली। दूसरा जिम्नोस्पर्म पे यानी कि एक सवाल था कि भाई चिलगोज़ा जो सीड होता है वो भी हमें इनसे मिलता है। इसका हम यानी कि बोटेनिकल नेम भी आगे लिखेंगे, इसको डिस्कस करते जाएंगे। दूसरा जिम्नोस्पर्म यानी कि मतलब जो नेक्ड सीड भी होता है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इनका जो फिलोएम सेल होता है, फिलोएम सेल उनके पास यानी कि लेक कंपेनियन सेल्स, मतलब इनके पास कंपेनियन सेल नहीं होते। और वो कंपेनियन सेल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, हालांकि वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं। ये एक मतलब सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो एनर्जी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। तो इनके अंदर जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं होते हैं। हाँ, तो अगर इनके पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं तो इनके पास एक और सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये एल्ब्यूमिनस सेल्स इनकी स्टेम में भी पाए जाते हैं, या जो लीव्स हैं स्टेम में या लीव्स के अंदर जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। वही जो होते हैं क्या होते हैं, इनके पास रिच कंटेंट होता है, ठीक है ना। तो यही जो है वो सारा काम करते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर, जो फिर यानी कि कंपेनियन सेल्स फिलोएम के अंदर करता है एंजियोस्पर्म के। और दूसरा इसको अगर आप देखते जाएँ एल्ब्यूमिनस सेल्स को, वहाँ पे कंडक्टिव प्रोटीन्स भी कहा जाता है, कंडक्टिंग प्रोटीन्स, यानी कि ये एक कंडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंडक्टिंग प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं किसके यानी कि साथ जिम्नोस्पर्म का जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन है वो है एडियांटम। तो ये तो कई मरतबा फेडरल की टेस्ट में, अगर आप IBA की कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की टेस्ट देखें या कोई और देखें मतलब SPSC की, तो उसमें आता ही आता है एडियांटम इज़ कॉल्ड एज अ वॉकिंग फर्न, मतलब इनको क्या कहा जाता है, वॉकिंग फर्न कहा जाता है। तो एडियांटम को हम क्यों वॉकिंग फर्न कहते हैं, अगर आप एडियांटम को देखें तो एडियांटम के जो लीव्स होते हैं उन पे क्या होते हैं, बड्स होते हैं। उनके बड्स जब भी सॉइल को टच करते हैं यानी कि टच द सॉइल, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक मतलब न्यू यानी कि रूट्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। फिर वो मतलब आगे यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। मतलब जहाँ जैसे टच करेंगे वहाँ पे एक न्यू प्लांट बन जाएगा, टच करेंगे न्यू प्लांट बन जाएगा। ऐसे ही लगेगा कि कोई चीज़ मतलब ये सॉइल पे क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एडियांटम इज कॉल्ड एज दी वॉकिंग फर्न। और ये कई मरतबा क्वेश्चंस में जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। उसके बाद हम जो लास्ट आज के लेक्चर का जो लास्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास राइबोसोम। अगर आप राइबोसोम को देखें तो ये हमारे जो टेस्ट हुई थी उसमें राइबोसोम था। उसमें पूछा गया था कि सब में से स्मॉलेस्ट जो है ऑर्गेनेल वो कौन सा है। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है कौन सा है, और राइबोसोम है, ठीक है ना। और राइबोसोम को दूसरा क्या कहता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है, मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। यानी इनका जो एक लार्जर पार्ट होता है, दूसरा जो सिमिलर पार्ट होता है, आपस में मिलते हैं मैग्नीशियम एटम की यानी कि मैग्नीशियम आयंस की मौजूदगी में जब मिलते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, काम करते हैं, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। और राइबोसोम को देखा जाए वो मोस्टली जो होते हैं स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, एस्पायरेंट होते हैं, तो वो बुक को लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं करते। ये वाली पॉइंट लिखी हुई है हमारे जो सिंध यानी कि सिंध टेक्स्ट का जो बुक है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है। और मोस्टली बच्चे कह रहे थे कि ये सवाल कहाँ से आ गया, हमें पता भी नहीं। सो जो भी चीज़ आप पढ़ें उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, जैसे आपको यानी कि वो मेमोराइज़ भी हो जाए। सारी चीज़ें बुक में लिखी होती हैं और कहीं कहीं बाहर से नहीं लेके आते हैं। जो भी चीज़ स्टडी करें वो कंसंट्रेट स्टडी करें, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, जैसे आपका भी कुछ फ़ायदा हो, हमारे लिए भी फ़ायदा हो, ठीक है। मेहरबानी, थैंक यू।